क्योंकि इस व्यवस्था में गैर नागरिकता मजबूत थे, दूर थे, लेकिन इस व्यवस्था में जो संवैधानिक व्यवस्था है, इस दस्तावेज में हमको लिखा गया कि आप ये भारतीय लोग समता, समानता, भ्रष्टा, न्याय आधारित समाज और देश का निर्माण इस दस्तावेज के अनुसार। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ बात कहनी पड़ती है, हमको तो हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ करके एक दस्तावेज दे दिया, एक कानूनी तौर पर दे दिया, लेकिन आज हम लोग इसकी वजह से हमारे लोग करने पीने वाले हुए, हमारे लोग साधन के लोग निर्माण हुए, लेकिन उस व्यवस्था को हम जमीन पर लाने में असमर्थ। जबकि हमारे महापुरुषों ने कहा था कि इस समाज में 10 वकील होंगे, 20 डॉक्टर होंगे, 20 इंजीनियर होंगे, समाज की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन आज हमारे समाज से लाखों लाखों डॉक्टर, लाखों लाखों IAS निर्माण हुए, लेकिन फिर भी हम अपना आशीर्वाद नहीं दे पा रहे। नहीं सिर्फ 50 को जब ये बात लिखी गई, यहाँ से भारत के लोग राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बराबर, क्या बराबरी हो गई? अब बराबरी नहीं हुई तो उसके कारण क्या है? ये बात हमारे बड़े के लोगों की जिम्मेवारी होती है, समझना, सोचना और अपने लोगों को बताना। लेकिन आज क्या करता, ये काम नहीं कर रहा। समय समय हमारे महापुरुषों ने इनके द्वारा जो खलियत किया गया हमारे समाज के साथ, चाहे किसी रूप का खलियत हो, समाज में जगाने का काम किया। आज इसी के तात्पर्य जब हमारा संविधान बना, हम सारे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। वोट देने का अधिकार मिलने का मतलब होता है हम शासक बन सकते हैं, शासक बनने का लिए बने। इस बात को लेकर के दुश्मन को यह बात समझ में आई कि संविधान की वजह से इस समाज के लोग नेता बन रहे हैं, शासक बनने की कोशिश कर रहे हैं, IAS डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। इनको कैसे फिर से गुलाम बनाया जाए, इसके लिए हमारे वोट के अधिकार को उन्होंने कई बार कई तरीके से हमें ठगने का प्रयास किया। कभी वोटों के माध्यम से हमारे वोट को कैप्चर किया जाता था, कभी पैसे के माध्यम से, कभी और सारे माध्यमों से हमारे लोगों को गुमराह किया जाता था और हमारे लोग गुमराह भी होते। आज इस समाज संविधान की वजह से जो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला लोगों को, आज शासन बनने का अधिकार जो मिला, क्योंकि भेद में दर्द होने इसको पता नहीं लगने लगा हमारे साथ धोखेबाजी हो रही। साथियों, आपके हमें माननीय वामन साहब आ चुके हैं और आप सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा जोर से नारा लगाइएगा। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वामन में श्राम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, वामन में श्राम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वामन में श्राम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, वामन में श्राम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ।
ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। हमारे जो भी साथी हैं इंस्ट्रूमेंट तत्काल पहुंचे, गायक कलाकार साथी, आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप सब लोग मेश्राम साहब का खड़े होकर सम्मान करें। और आपके बीच में हमारे बहुजनों के मसीहा माननीय वामन मेश्राम साहब आ चुके हैं, जिनका इंतजार आप सब लोग करीब 3 घंटे से लगातार यहाँ बैठ के कर रहे हैं। ईवीएम वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, आपके साथ हैं, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, आपके साथ हैं, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, आपके साथ हैं, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो। आपके साथ हैं। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, आपके साथ हैं, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। अब आप लोग इसी बात मिलेंगे और हमारे साथ करना जो है ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय छोटेलाल यादव जी। आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है, आप आए डायस पर और अपने विचारों को रखें। समय कम है, उसके बाद भी ये 2 वक्ता है, इसके बाद स्वागत का कार्यक्रम होगा। हमारे बीच में यहाँ बहुत सारे लोगों का नाम मेरे पास है, उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। अब जिला वक्ता है संविधान बचाओ भी है। भारत के सभी बुद्धिजीवी के मोर्चे कर रहा है कि संविधान खतरे में है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा जो किसान मजदूर पूरा खाते खाना खाते खेत में जाता है और शाम को वापस आता है, घर पर टीवी देख करके खाना खाते हो जाता है, क्या चाहता है हमसे पूछेंगे कहता है अयोध्या राम में हो गया है, काशी विश्वनाथ में हो गया है, मथुरा कृष्ण में होने जा रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। कुछ लोग वैसे भी है जो ही कहते हैं कि हमारा संविधान भी बचा है और हिंदू राष्ट्र भी बन जाए। बताइए कैसे संभव है? रहीम ने कहा है रहीम कैसे भारतीय संविधान केला है और हिंदू राष्ट्र का संविधान मनुस्मृति में है। भारतीय संविधान में समानता, एकता और अखंडता भरा हुआ है। मनुस्मृति में जाति पात भेदभाव ऊंच नीच भरा हुआ है। बताइए ये दोनों कैसे एक साथ रह सकते हैं? भारतीय संविधान में एक मिनट, भारतीय संविधान में सबको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन एक मिनट, भारतीय संविधान में सबको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के संविधान मनुस्मृति में यदि शूद्र और महिला के कानून। एक मिनट आप यहीं खड़े रहिए, फिर बोलिएगा। मैं यहाँ लोगों को बुलाना चाहता हूँ, यहाँ आस पास लोग जरूर आए स्वागत साहब के।
बैजनाथ यादव जी है, माननीय बैजनाथ यादव जी प्रधान रसूलपुर, अंतर्राम यादव जी, संजय गौतम जी, संतोष यादव जी, सहाबुद्दीन प्रधान सोनी जी और रामचंद्र मौर्य जी और प्रधान सुरेश यादव जी, अशोक कुमार जी और माननीय सत्यलाल पासवान जी और माननीय राम नारायण जी कानूनगढ़ रसूलपुर। आप लोग मंच पे आइए और साहब को स्वागत करिए। रोहित पहलवान जी, छोटे लाल यादव जी, पूर्व प्रधान जगत गोरानी बेगूसराय, रामजीत मौर्य जी, रमेश वर्मा जी, गुलाब वर्मा जी, शुभम पाल जी, इंद्रपाल पासवान जी लगा दीजिए। और उसके बाद फिर रामजोन नेता जी, राम छैबर जी और ऐसे जो है कैलाश जी, आप सब लोग साहब के स्वागत में यहाँ फूलों से स्वागत कीजिए, बड़ी माला से। आइए आप लोग, जो हमारे प्रधान सभा के लोग हैं वो लोग भी आ जाए। हेलो, हेलो, बोलिए। भारतीय संविधान में सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के संविधान मनुस्मृति में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि शूद्र और महिला अगर किसी तरह से वेद का उच्चारण सुनने की कोशिश करे तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए। क्या हमारी ये माताएं बहनें और शूद्र समाज इसको बर्दाश्त कर पाएगा? लेकिन वह समय था जब हिंदू राष्ट्र था, तब लोग बर्दाश्त करते थे। भारतीय संविधान में हम और हमारे पूर्वज अपनी माँ के पेट से पैदा रहे और होते हैं, लेकिन मनुस्मृति में हम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हैं। क्या यह मान लेने वाली बात है? मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक दिवाकर पांडे, उसकी उम्र 15 साल की थी, गांधी पीएम और माननीय मायावती सीएम बन गई। ये आवाज समय बहुत हो रहा है, आप क्षमा करेंगे, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जय। हमारे बीच में कुछ अगल बगल गांव के प्रधान लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आइए और माननीय मेसराम साहब का आप लोग जो है माला वही आपको डॉक्टर भंडारी जी देंगे। आप आइए ऊपर और मेसराम साहब का स्वागत करिए। आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया है इस कार्यक्रम के लिए और आप लोगों ने और इसी के बाद मैं ये अपना संचालन का कार्य हमारे प्रदेश के प्रभारी सुशील शास्त्री जी हैं, मैं देना चाहूंगा। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय बैजनाथ यादव जी, प्रधान रसूलपुर, आए और मेसराम साहब का स्वागत करें। अंतराम यादव जी और माननीय संजय गौतम जी, माननीय संतोष यादव जी और माननीय सुरेश यादव जी, प्रधान घिरौली और माननीय संतलाल पासवान जी, पूर्व प्रधान लवायन और माननीय धर्मेंद्र मौर्य जी और मैं चाहूंगा आ जाओ भैया संतोष यादव जी और मैं चाहूंगा इसी कड़ी में आप लोग माननीय चाँद मोहम्मद साहब भी बैठे हैं, उनका भी एक माला लेके आइए और स्वागत करिए। बाकी स्वागत गीत करवाइए। अभी जो लोग साहब को स्वागत गीत चालू करा, इनके बंद का भी फैन और के लिए इसके बाद एक स्वागत गीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मैं
इस मंच का संचालन प्रदेश के प्रभारी माननीय सुशील शास्त्री जी को सौंप रहा हूँ। सर आए और आगे का कार्यभार संभालें। आइए माननीय मुख्य अतिथि के मानव सम्मान में इस सरजमी में आज में सभी हम आप तरफ से सभी कलाकार को स्वागत करते हैं।
आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा स्वागत करेंगे। अरविंद कुमार प्रधान। साथियों, समय नहीं है, 1 मिनट का समय मिला है। मैं इतना कहूंगा, आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय भारत मुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटक माननीय पारसनाथ यादव, मुख्य अतिथि, बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लेने में समझ आ जाएगा। बस मैं इतना कहूंगा, समय नहीं है। मेरे साथियों, कहते हैं भारत खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। मेरे साथियों, न भारत खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, खतरे में भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। मेरे साथियों, ये हमारी माताएं जो सामने बैठी हुई है, हमारी माताएं जो बैठी हुई सामने है, इनको अधिकार किसने दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ। देश के कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर आपके अधिकारों को लेकर के पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ते थे और ओबीसी के लेकर के वो आयोग का गठन करके लेकर के लड़ाई लड़ते थे। लेकिन जो पार्लियामेंट में बैठे हुए शासक वर्ग थे, उन्होंने जो है नहीं माना। बाबा साहब अम्बेडकर को इस महिलाओं के अधिकार को लेकर के संविधान उनको इस्तीफा देना, हिंदू कोड भी नहीं लागू होना दिया। इन महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिया। मेरे साथियों, इन महिलाओं को याद रखना चाहिए, आपका मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश की महिलाओं को आपको धर्म अधिकार नहीं देता। किसी धर्म की पुजारी नहीं बन सकती, किसी मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, किसी चर्च की नहीं बन सकती। लेकिन ये महिलाएं जो है, भारत के संविधान ने आपको राष्ट्रपति बनाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको कलेक्टर बनाया, आपको कप्तान बनाया, एसडीएम बनाया, कलेक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, डॉक्टर बनाया। ये भारत का अधिकार, भारत का संविधान इन महिलाओं को अधिकार दिया है। और ये भारत का अधिकार आपको धर्म ने अधिकार नहीं दिया। मैं ज्यादा नहीं समझ रहा, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम कर देना चाहता हूँ। जय मुंडवासी, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद मानी के बीच सोनकर सर। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 21 मार्च से यह परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई। आज 7वें दिन आपके जनपद जौनपुर में ग्राम कुटन रसूलपुर में एक कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय मूल निवासी नायक माननीय मनीष खान साहब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 मूल निवासी नायक माननीय मनीष खान साहब के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए आरंभ की जनवरी 2023 से। उस कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार गतिशील रहने वाले एकमात्र नेतृत्व भारत में मूल निवासी नायक मान्यवर मिश्राम साहब है। 1947 के पहले भारत के जो मुसलमान थे या हमारे कौम के उस वक्त जो रहनुमा थे, रहबर थे, वो दूरंदेश थे। और दूरंदेश अगर नहीं होते तो 1932 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 4 अधिकारों की मांग उन्होंने रखा, उन चारों अधिकारों का विरोध मिस्टर गांधी ने किया। और विरोध करने के बाद
गांधी जी उस समय मुस्लिम लीग के जिम्मेदार हजरत मौलाना शौकत अली साहब थे। उनके पास कोरे कागज पर अपना सिग्नेचर, अपना दस्तखत करके कोरा कागज ले जाकर उन्होंने ये अपील की कि मौलाना, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 अधिकारों की डिमांड की, आप उसका विरोध करें। आप जो अधिकार जो आप मुसलमानों के लिए, या आप जो भी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप मांगना चाहते हैं अंग्रेजों से, वो आप मांग सकते हैं। ये कोरे कागज पे मेरा सिग्नेचर है, दस्तखत है। तो उस वक्त हजरत मौलाना शौकत अली साहब ने गांधी के लिखे उस कोरे सिग्नेचर को, उस कोरे कागज को तस्लीम नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साथ देना स्वीकार किया। लेकिन आज ईवीएम के तंत्र ने और इस देश को तोड़ने की जो साजिश की गई, उसके पीछे खास तौर से जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उस मेजॉरिटी से खतरा था। वो मेजॉरिटी यूनाइट थी। इस देश को तोड़ने के पीछे जो बुनियादी मकसद था कि 35% जो मुस्लिम आबादी थी, उस 35% मुस्लिम मेजॉरिटी से खतरा था। क्योंकि अगर भारत को नहीं तोड़ते तो आज इस देश में ब्राह्मणवाद जिस कदर पूरे देश में हावी हुआ है, जिस कदर ब्राह्मणवाद स्थापित हुआ है, मनुवाद स्थापित हुआ है, ये कभी भी भारत में स्थापित नहीं हो पाता। जब उस वक्त हमारे कौम में हम एक लंबी तारीख है, हर कौमों में मुनाफिक पैदा होते हैं, गद्दार पैदा होते हैं। उस वक्त मुस्लिम लीग के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना नाम के मुनाफिक को कांग्रेस और इस देश के मनुवादी लोगों ने पैदा किया। 23 अगस्त 1942 को इस देश को बांटने का उन्होंने प्रस्ताव जब पारित किया, तो उस वक्त उसका पूरे मुल्क में विरोध करने का काम सिंध प्रांत के प्राइम मिनिस्टर थे हजरत अल्लाह बख्श सुमरो। उन्होंने विरोध ही नहीं किया, बल्कि 27 अप्रैल 1942 को दिल्ली में 75,000 मुसलमानों को इकट्ठा किया और उसमें 42 मुस्लिम तंजीमों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके ऐलान किया कि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसी तरह से भारत की भी बुनियाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पे रखी जाए और भारत को टुकड़ों में बांटा ना जाए। लेकिन जो सिंध प्रांत के प्राइम मिनिस्टर थे हजरत अल्लाह बख्श सुमरो, उनको 14 मई 1943 को यही लोगों ने मात्र 40 वर्ष के उम्र में उनकी हत्या कर दी। तो साथियों, इस देश में इस देश को तोड़ने के पीछे इन मनुवादियों की लंबे अरसे से साजिश थी और उस साजिश के पीछे ये मकसद था कि इस देश के मूल निवासी बहुजनों के जो मुक्ति का आंदोलन चल रहा था, उस मुक्ति के आंदोलन को खत्म करना मकसद था और इस देश के लोगों को हक अधिकारों से वंचित करना मकसद था। इसलिए उन्होंने इस देश को तोड़ने का काम किया। 14 अगस्त 1947 को भारत को तोड़ के भारत के मुसलमानों को आज के तारीख में और उस दौर में ब्राह्मणों ने लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया। लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील होने का नुकसान, खामियाजा आज इस देश का मुसलमान बड़े पैमाने पे उठा रहा है। उस समय देश तोड़ने के बाद भारत से मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म कर दी गई, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप खत्म कर दी गई और सोशल लीडरशिप खत्म कर दी गई। यानी समाजी, सियासी और समझदार लोगों की कयादत भारत से खत्म कर दी। और ये कयादत खत्म होने के बाद इस देश में लगातार भारत का मुसलमान दूरंदेश नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं फक्र के साथ, 14 अगस्त 1947 का जो मुसलमान था या हमारे पुरखे थे, वो दूरंदेश थे और दूरंदेश नहीं होते तो वो मजलूमों का साथ नहीं देते। मजलूमों का साथ उन्होंने दिया और आज 75 साल का जो मुसलमान भारत का है, आज वो बेदार नहीं है, समझदार नहीं है और भारत में जो मनुवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से वो जानकार नहीं है, समझदार नहीं है, उसे जान समझ नहीं रहा है। इसलिए आज के तारीख में भारत का मुसलमान मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन जाने अनजाने में वो जालिमों के साथ खड़ा रहा और जिन जालिमों के साथ वो खड़ा रहा, उन्होंने आज भारत के मुसलमानों की जड़ों को पूरी तरह से भारत में खत्म करने का काम किया। आधुनिक भारत में पिछले 2 दशक से
ईवीएम लाकर उन्होंने भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकली बायकॉट कर दिया, यानी सियासी बायकॉट कर दिया। ईवीएम लाकर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने 20 सालों के अंदर मुसलमानों का सियासी बायकॉट कर दिया, समाजी बायकॉट कर दिया और समझदार लोगों की जमात और क़यादत को उन्होंने पूरी तरह से खत्म करने का काम किया। ईवीएम आने की वजह से आज भारत में मुसलमानों पर और ईवीएम से चुनी हुई सरकार अगर आज भारत में आने से मुसलमानों पर कभी लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का कत्ल किया जाता है, तो कभी गौकसी के नाम पर बच्चे मारे जाते हैं, तो कभी हमारी तहजीब को खत्म करने के लिए कभी नमाज पर पाबंदी लगाने की बात कही जाती है, कभी अजान पे पाबंदी लगाने की बात कही जाती है, तो कभी नबी के शान में गुस्ताखी जैसे मसाइल खड़े किए जाते हैं। तो ये जो मसाइल खड़े हो रहे हैं ये ईवीएम से चुनी हुई आई सरकारों की वजह से खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए जो ईवीएम के जरिए इस देश के संवैधानिक अधिकारों को और इस देश के सामाजिक ताने बाने को और इस देश के एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली ताकतें जो आज जिंदा हो गई है, उन्हें खत्म करने की लड़ाई में मजलूमों के साथ भारत के मुसलमानों को खड़ा होना होगा। क्योंकि आज ये माहे रमजान ये मुबारक माह चल रहा है, इबादत का महीना चल रहा है। इबादत के इस महीने के साथ साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में 15 बुनियादी बातें कही और 15 बुनियादी बातों में उन्होंने एक बात कही, ना अरबी का न अजमी पे, न काले का न गोरे पर, यानी हर इंसान दुनिया का बराबर होगा, लेकिन भारत में एक तरफ मुसलमान रह रहा है, दूसरी तरफ 6,743 जाति के टुकड़ों में बांटा हुआ समाज रह रहा है, इंसानों को तकसीम किया गया समाज रह रहा है और सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के लोग ही हजारों जाति के टुकड़ों के बांटे गए टुकड़ों के शिकार नहीं है, बल्कि भारत में इस्लाम आने के बाद इस्लाम का इस्लामीकरण नहीं हुआ, इस्लाम का ब्राह्मणीकरण होने की वजह से आज इस्लाम के अंदर और कुरान के अंदर जातियां नहीं है, बिरादरी नहीं है, मसलक नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर इस्लाम के मानने वाले लोगों के अमल के अंदर आज जातियां भी दिखाई देती है और टुकड़े और फिरके भी दिखाई देते हैं। तो ये जो समस्याएं आज पैदा हुई है, इन समस्याओं को खत्म करने के लिए हमारे लोगों को कोशिश करना होगा और इस इबादत के महीने में कसम खाना होगा कि भारत से जुल्म का निजाम खत्म करके हम इंसाफ का निजाम कायम करेंगे और भारत में जालिमों के साथ हम इत्तेहाद कायम नहीं करेंगे, बल्कि मजलूमों के साथ इत्तेहाद कायम करेंगे और भारत में इंसाफ और हक और हकूक को बुनियादी तौर पे, अमली तौर पे हर इंसान को मिले, इस कोशिश में हम साथ सहयोग करेंगे। इस मौके पर मैं इतनी ही बातें कहते हुए अपील करना चाहूंगा और 4 लाइनें मैं आप लोगों के बीच में समर्पित करके अपनी बातें खत्म करूंगा कि साथियों, मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल्यवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते। ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, आज पूरे देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, तो मूल निवासी नायक मान्यवर लावन मिश्रा साहब है। 6 अक्टूबर 2022 को 2.5 लाख से अधिक लोगों की संख्या में ओबीसी एससी एसटी के लोगों ने 10 मुद्दों के साथ आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव किया। भारत के तारीख में आज आरएसएस को घेरने का काम अगर किसी ने किया तो मान्यवर लावन मिश्रा साहब ने किया। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूलनिवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय चांद मोहम्मद सर। साथियों, आज जनपद जौनपुर में ये परिवर्तन यात्रा भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा ईवीएम मन्नापुर पार्टू की ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। इसका कार्यक्रम खुटहान में चल रहा है
साथियों, समय आ गया है इसका आप लोग काफी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं उनको बुलाने से पहले जितने भी हमारे इस जनपद के साथी हैं, जन आंदोलन निर्माण निधि जो भेंट करना चाहते हैं, व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, वो मंच के पास आ जाएंगे। और माननीय केपी सोनकर सर, डॉक्टर इंद्रजीत भंडारी, माननीय विद्या देवी, माननीय श्रीपद मौर्य, माननीय राम मजूर, माननीय कैलाश, देवी प्रसाद, माननीय नंदलाल, माननीय ननपुरा, अनिरुद्ध, रणविजय, माननीय राम नयन, माननीय बैजनाथ यादव प्रधान, माननीय धर्मेंद्र मौर्य प्रधान, माननीय अरुण यादव प्रधान, माननीय विजय प्रकाश प्रजापति प्रधान, माननीय संतोष यादव प्रधान, माननीय एडवोकेट महेंद्र यादव, यूनिट की तरफ से ये लोग भेंट करेंगे निधि। ये आप पास में मंच के पास में आ जाएंगे। इसके पहले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांवले प्रसाद यादव जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए, इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन रखें। माननीय सांवले प्रसाद यादव जी। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले साहब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस प्रांगण में आए हुए माता एवं बहनें तथा परिवर्तन यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साहब आपके मंच पे मौजूद है और सभी मंचासीन नेताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो आप लोग इतना समय दे करके साहब की बात सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, हमें तो बहुत कुछ कहना था लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। अपना सारा समय बावन मेश्राम साहब को दे रहे हैं और समय मिलेगा तो सारी 80 से अब तक की बातें, आप कैसे गुलाम हुए, कैसे आजाद होंगे, ये एक परिवर्तन यात्रा जो है, स्टैंड है, आप कहाँ भटके हैं, ये सारी चीजें साहब बताएंगे। बताने के तो बहुत चीज है। हम लोग माननीय कांसीराम साहब दलितों शोषितों को कहा था कि हम इस देश के हुक्मरान बनाएंगे, उन्होंने करके दिखाया। आज इनका सहयोग देंगे तो आने वाले भविष्य में ये करके दिखाएंगे। उन्होंने जिनके पास कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, साइकिल की पिंचर बनाने वाले सारे लोगों को पार्लियामेंट असेंबली में भेज दिया। कुछ कमियां हुई जिसके कारण आज भी मिशन चल रहा है। मिशन कभी टूटेगा नहीं। माया जाएंगी, काशी चले जाएंगे, बामन मेश्राम तैयार हैं। इनके जाने के बाद कोई न कोई इस दलित और पिछड़े वर्ग समाज में तैयार होगा। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। धन्यवाद माननीय सांवले प्रसाद यादव। साथियों, आज ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा इस कार्यक्रम का जो जनपद जौनपुर की तरफ से जन आंदोलन निर्माण निधि 53,000 रुपए जिला यूनिट की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। माननीय केपी सोनकर, डॉक्टर इंद्रजीत, विद्या देवी, श्रीपति मौर्य, रामजोत, कैलाश, देवी प्रसाद, नंदलाल, माननीय ननपुरा, अनिरुद्ध, रणविजय, राम नयन, बैजनाथ यादव प्रधान, धर्मेंद्र मौर्य प्रधान, अरुण यादव, विजय प्रकाश प्रजापति, संतोष यादव प्रधान, एडवोकेट महेंद्र यादव। ये जिले की यूनिट की तरफ से आप सभी साथी 53,000 रुपए माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करेंगे। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप मंच पे आए और ये निधि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करें। माननीय सुरेश यादव प्रधान जी, आप भी साथ में रहेंगे। लीजिए और जो भी साथी व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो मंच के पास आ जाएंगे। जो भी साथी जो भी साथी व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भेंट करना चाहते हैं वो बारी बारी से मंच पे आ जाएंगे। सर जी क्या नाम है? विद्या देवी कंचन और उसका क्या नाम है? विद्या देवी और कंचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते हुए और जो भी साथी व्यक्तिगत अपना निधि भेंट करना चाहते हैं मनपुर राम रसूल माननीय मनपुर राम रसूलपुर और बारी बारी से सभी लोग राकेश राजभर माननीय राकेश राजभर जी बीएमपी सचिव जौनपुर बीएमपी सचिव जौनपुर रामनारायण पूर्व रामनारायण माननीय रामनारायण जी पूर्व कानून को साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते हुए हो गया उन्हीं के नाम नंदलाल गौतम रसूल माननीय नंदलाल गौतम जी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते हुए पृथ्वीराज मूल निवासी खरतापुर पृथ्वीराज मूल निवासी खरतापुर नाम बता दीजिए कहाँ से? काजल बासमती अमरावती साहबुद्दीनपुर रामोजोर नेता की पत्नी अमरावती अमरावती जी रामोजोर नेता की पत्नी। हाँ नेताजी आया था ना। रामदयाल जी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते हुए आप महेंद्र प्रधान खरतापुर शशि प्रसाद महेंद्र प्रधान शिव प्रसाद महेंद्र प्रधान खरतापुर आप साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते महेश कुमार गौतम जी आप खरतापुर के ग्राम प्रधान हैं। मेनका जी राममिलन की पत्नी ओमकार चौधरी जी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते हुए राजेश गौतम जी उसरौली से साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते हुए सुभाष गौतम जी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करते हुए आकृति और क्या नाम है
श्रेयांश मेनका, ये बच्चों के साथ जो आंदोलन में मान भेंट करते हुए नाम बताओ। हांसिका और कैलाश, पुत्री कैलाश रसूल जी आ जाएंगे। सरिता गौतम जी जहां निर्माण की भेंट करते हैं। बसंतराव सोरिया, आलोक कुमार रसूलपुर, राजपति यादव जी, आप जन आंदोलन निर्माण की भेंट करते हुए क्या नाम? जसवंत घिरौली। नीलम, अच्छा रामजोग नेताजी की बच्ची है। ज्ञान श्री रत्ना साहब, भारती प्रजापति, ये सब नहीं, क्या नाम है? अशोक कुमार गौतम जी गुसनाईपुर, माता प्रसाद जी जन निर्माण की भेंट करते हुए क्या नाम? बेनो, श्रीमती बेनो जी, पैर को हाथ नहीं लगाना, क्या नाम? उर्मिला यादव जी साहब को जन आंदोलन निर्माण की भेंट करते हुए। मानी नूर मोहम्मद जी साहब को जन आंदोलन निर्माण की भेंट करते हैं। तो भाई स्वागत है पॉइंट बना लालना। मानी संतराम गौतम जी, यहाँ कार्यक्रम पॉइंट हो, जल्दी जल्दी करिए समय। बहुत बढ़िया बना। मानी उमाकांत जी साहब को जन आंदोलन निर्माण की भेंट करते हुए। हौसला प्रसाद जी, हमारे राजीव कुमार यादव जी, आप साहब को अच्छा चलिए चलिए माननीय राम मीना जी साहब को जन आंदोलन जी। साथियों, जो भी साथी अब जन आंदोलन निर्माण दी देना तय उस साहब को बोलने के बाद वो बोल दीजिए प्रबोधन के बाद इसी मंडल का है। अच्छा, साथियों, बेरोजगारों की संसद 23 अप्रैल हरियाली पैलेस शिमला वाराणसी में होगी। जितने भी युवा बेरोजगार के साथी हैं बड़े पैमाने की 23 अप्रैल को शिमला वाराणसी में पहुंचे। साथियों, आज ये राष्ट्रीय ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 का अध्यक्ष प्रबोधन करने के लिए मैं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय सम्माननीय आदरणीय वामन मेश्राम साहब से आग्रह कर रहा हूँ कि मार्गदर्शन। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा
ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली यह यात्रा सारे देश भर में 365 दिन तक चलने वाली है। 21 फरवरी से शुरू हुई है और 21 फरवरी 2023 से 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक चलेगी। 674 जिलों में चलेगी और इस तरह से संगठन के दूसरे श्रेणी के जो नेतृत्व करता कार्यकर्ता है उनके माध्यम से ये 6000 तहसीलों में चलेगी। तो ये इतना बड़ा विशाल जन जागरण का महाजागरण का राष्ट्रव्यापी अभियान इसके पहले किसी भी संगठन के द्वारा नहीं चलाया गया है। इतना विशाल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इधर पाकिस्तान के बॉर्डर पर, कश्मीर के बॉर्डर पर, श्रीलंका के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर, जितने विदेशी देश है, विदेशी देशों को बॉर्डर पर जितने जिले लगे हुए हैं तमाम जिलों में एक परिवर्तन यात्रा जाए। तो इतना बड़ा विशाल संगठन हमने खड़ा किया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर 3.5 लाख लोगों का मोर्चा हम लोग लेकर गए थे। आज तक किसी संगठन ने ऐसा सोचने तक का काम नहीं किया। करने की बात तो बहुत दूर की बात है, ऐसा करने की बात तो बहुत दूर की बात है। आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का किसी ने सोचा तक नहीं। तो ये इतना बड़ा हौसला जो है वो क्यों है? उसकी वजह यह है कि मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी, तब से अभी मेरी उम्र 66 चल रही, तो लगभग 47-48 साल का समय हो गया है। इतना लंबा समय लगाकर इतना विशाल संगठन का निर्माण किया। इस यात्रा पर करोड़ों रुपया खर्चा आता है। किसी ने मुझे पूछा कि कितना खर्चा आएगा, इस पर कई करोड़ों खर्चा आए। फिर पत्रकार ने पूछा आपके पास कितना पैसा है, तो हमने कहा हमारे पास 1 रुपया भी नहीं। तो फिर ये कैसा होगा? तो हमने कहा हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए 2-4 कार्यक्रम देखने के लिए आपको अपने से पता चलेगा कि लोग लाइन लगाकर हमको पैसा क्यों देते। अभी देखा आप लोगों ने, पुरुष और स्त्री और बच्चे भी लाइन लगाकर पैसा दे रहे हैं, लाखों रुपया दे रहे हैं। तो हमारा पैसा जो है वो आप लोगों के जेब में है, हमारे इसको जो जेब है वो खाली है। साथियों, ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, ये हमने क्यों निकाली? 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया, और फैसला दिया ईवीएम मशीन के बारे में। क्या फैसला दिया?
ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। सभी लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला है, ये फैसला ये कहता है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया हुआ फैसला है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? भारत के संविधान के अनुसार निर्माण की हुई भारत की सबसे बड़ी अदालत है। इसके ऊपर कोई अदालत नहीं। ये सबसे बड़ी अदालत है और इसलिए उसके द्वारा दिया हुआ फैसला कानून की मान्यता है, संविधान की उसको मान्यता है, यानी उसको कानून का दर्जा हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला केवल फैसला नहीं होता, उसको कानून की मान्यता है। तो इस तरह से इतना बड़ा फैसला कि ईवीएम मशीन के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, ये कानून है। इस देश में कानून है। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला होने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं, ईवीएम मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता है। साथियों, जो लोग ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बावजूद भी जो लोग ऐसा कहते हैं, वो गधे की औलाद है। वो गधे की औलाद है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, समझ में आना चाहिए ना? समझ में आना चाहिए कि नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो ये समझ में आना चाहिए कि ये किसी मैजिस्ट्रेट के कोर्ट का फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैजिस्ट्रेट के कोर्ट का फैसला बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट फाइनल है तो उसका फैसला भी फाइनल है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आता, इसलिए ये बात समझा रहा हूं। अगर लोगों को समझ में आ गया होता तो ऐसा नहीं कहते ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, घोटाला नहीं होता है। ये मोहम्मद मिश्रा पगला गया, मोहम्मद मिश्रा पगला गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कानून की मान्यता है, संविधान की मान्यता है और ये फाइनल निर्णय है।
ईवीएम में घोटाला होता है, इसके बावजूद भी जो ऐसा कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, घोटाला नहीं होता है, इसलिए कह रहा हूं वो सब गधे की औलाद है। इसलिए कह रहा हूं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर मान लो यहाँ रास्ते से गधा जा रहा है, रास्ते से गधा जा रहा है, वो 1 साल का गधा हो या 15 साल का गधा हो या 20 साल का गधा हो, हम कह सकते हैं कि 1 साल का होता है तो उसी साल तो रुका थोड़ी रहता है, उसका भी तो उम्र बढ़ता है, गधे का भी तो उम्र बढ़ता है। जब वो ऐसा चलता है तो उसको लोग कहते हैं एक गधा जा, एक गधा जा। कोई कहता पंडित जा, कहता कोई कहता है एक पंडित जा। गधे को गधाई कहे ना। अगर किसी आदमी ने गधे को गधा कहने के बजाय पंडित कहा तो सारे लोग कहने वाले आदमी को ही गधा कहना शुरू कर देते हैं और गधे को गधा कहने से ज्यादा वो आदमी ही गधा हो जाता है। समझना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट में देने के बाद अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो सही के सही गधे की औलाद है। इसलिए क्या पागल नहीं हो। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये बात मैं यहाँ कोई भाषण करने के लिए नहीं आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ। और जिस विषय पर आपको समझाने के लिए आया हूँ, भारत में कोई भी समझाने वाला नहीं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया तो निर्णय देने के बाद कहा कि इस घोटाले को रोकना होगा। सही, घोटाले को रोकना होगा और रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक पेपर ट्रेन मशीन लगा दिया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को, यानी लगभग 10 साल पहले की बात, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कि घोटाले को रोकना होगा, रोकने के लिए एक और मशीन लगाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेन मशीन लगाई। अब देखो, 1950 के बाद से हमारे देश में चुनाव शुरू हुए। संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान लागू हुआ। उसके बाद भारत में चुनाव शुरू हुए। तब से लेकर अब तक 3 तरीके से चुनाव हो रहे हैं। तो आपको ये तीनों तरीके समझाना होगा तो ईवीएम का घोटाला समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग चुनाव के दौरान जाते थे तो आपको बूथ पर जहां वोट डाला जाता था वहां जाते थे तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे।
चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। तो बैलेट पेपर देने के बाद उस समय आप देखते थे, क्या देखते थे कि कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, पहले देखते थे। फिर देखते थे कि इनके चुनाव निशान क्या क्या है, देखते थे गधा, घोड़ा, सोआ, कुत्ता, ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। आप लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूं। फिर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। तो ये जो चुनाव निशान है ये आप देखते थे और देखने के बाद सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए, ऐसा आप सोचते थे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो उस समय वोट देने के लिए आपको मोहर ढूंढनी पड़ती थी, मोहर होती थी, तो आप मोहर ढूंढते थे। फिर देखते थे अरे शाही लगा हुआ नहीं, तो आप इंक का पैड देखते थे, इंक का पैड देखते थे और फिर क्या करते थे, ए मोहर को, हाँ शाही लगा हुआ, लग गया, बराबर लग गया। और फिर जिस कुत्ते को आप वोट देना चाहते हैं, देखा यहाँ नीचे, फिर आप ऐसा मोहर लगाकर हाँ लग गया, बराबर लग गया, जैसा आप लगाना चाहते थे वैसा लग गया है। जब आपको ऐसा खातरी होती थी फिर आप क्या करते थे, ऐसा फोल्ड करते थे और फिर फोल्ड करते थे, फिर फोल्ड करते थे, छोटा छोटा करते थे और फिर बैलेट बॉक्स में डालकर निश्चिंत हो जाते थे। मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है मेरा वोट उसी कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है, ऐसा मानकर आप घर के तरफ चले जाते थे। ऐसा ही होता था ना, है? होता था ना, बराबर। अब ये एक तरीका हो गया वोट का पुराना। अब 2004 में पेपर टेल मशीन लगी तो आपने बटन दबाया, 4 में भी दबाया था, 9 में भी दबाया था, आंखों से दिखाई नहीं देता था। जब आपने 14 में दबाया तो आंखों से दिखाई दिया। 2014 में आपको आंखों से दिखाई दिया कि आपने जिस किसी पर भी बटन दबाया आपको आंखों से दिखाई दिया। कितनी जगह पर दिखाई दिया? तो चुनाव आयोग ने ये मशीन 0.33% लगाया, 0.33% लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया मगर ये लगाया 0.33। ये 0.33 कितना होता है? आधा % से भी कम होता है। कितना नहीं लगाया, कितना नहीं लगा। वोट एक आदमी करता है, 2 जगह रिकॉर्ड मशीन है। ईवीएम 1 फीट वाली मशीन है और उसमें 7 लोगों के वोट जमा है 1 फीट में। तो 1 फीट में इधर उधर नहीं हो सकता, हजारों हो सकता है, हजारों किलोमीटर हो सकता है, 1 फीट में नहीं हो सकता इधर उधर। ये आंखों से दिखाई नहीं देता, मशीन के अंदर ही अंदर होता है और अंदर ही अंदर होता है, पता भी नहीं चलता। राम नारायण का वोट राम प्रसाद के नाम पर जमा हो जाता है क्योंकि उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं। मगर जो पेपर ट्रेल का वोट है एक ट्रांसफरेबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ स्टैंप लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है। इस पर पंजे का मोहर, इस पर साइकिल का मोहर लगा हुआ है। साइकिल का लगा हुआ मोहर वाला पेपर फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, फूल वाला साइकिल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि अलग 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 मोहर लगी है, कागज अलग अलग है, फिजिकल एविडेंस अलग अलग है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनिक डाटा है। और इसलिए वो एक आदमी का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। ये जो पेपर ट्रेल वाला वोट है ये ट्रांसफर नहीं होता है। होता क्या है? राम नारायण जो चुनाव हार गया वो पेपर ट्रेल मशीन के कागजी वोटों में जीत जाता है। जो ईवीएम में हार गया वो पेपर ट्रेल मशीन में जीत जाता है। क्यों जीतता है? क्योंकि पेपर ट्रेल मशीन का पेपर ट्रांसफर दूसरे के नाम पर नहीं हो सकता। हो गया, घोटाला पकड़ गया। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, ईवीएम अंग्रेजी नाम है, मैं आपको हिंदी का साधारण नाम बताता हूं। ईवीएम का अर्थ है घोटाला करने वाली मशीन। ईवीएम मत बोलो भविष्य में, घोटाला करने वाली मशीन। पेपर ट्रेल का नाम रखता हूं घोटाला पकड़। कितना आसान सरल है। एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ताकि घोटाला रोका जाए। कैसे? जब घोटाला करने वाले आदमी को, जो घोटाला करता है, उसको पहले से मालूम होता है कि को मालूम होता है वो घोटाला करता ही नहीं। जो उसको पहले से मालूम है घोटाला पकड़ा जाने वाला है तो करता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन इसलिए लगाई ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सके। क्या हुआ? चुनाव आयोग ने, क्योंकि चुनाव आयोग को पहले से मालूम है, चुनाव आयोग को पहले से मालूम है दोनों बातें कौन सी मालूम है? चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार है। चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार है। तो चुनाव आयोग ने कंपनी वालों को बुलाया, आ जाओ। क्यों? नहीं, हमको ईवीएम मशीन बनाना है, आप कंपनी वाले हैं, आ जाए। कंपनी वालों ने पूछा कैसे मशीन बनाना है? ईवीएम बनाना है, कैसी बनाना है, क्या फीचर्स होना चाहिए उसमें, है क्या होना चाहिए? चुनाव आयोग ने कंपनी वालों को कहा घोटाला करने वाली मशीन चाहिए। कंपनी वाले ने कहा, जरा जोर से बोलिए तो थोड़ा सा बराबर सुनने में नहीं आया कि नहीं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, जरा 2 नंबरी काम है, इसलिए धीरे से बोल रहा हूं। घोटाला करने वाली मशीन बनाना है। अरे थोड़ा जोर से बोलिए भाई। अरे जोर से नहीं बोल सकते, ये चोरी का मामला है, घोटाले का मामला है। दीवार को भी कान होते, पता नहीं साले दीवार के पीछे कोई सुन न रहा हो, इसलिए धीरे से बोलकर बता रहा हूं कि ये जो ईवीएम मशीन है घोटाला करने वाली मशीन बनानी है। कंपनी वाले ने कहा अच्छा ज्यादा पैसा लगेगा। क्या कहा? ज्यादा पैसा लगेगा। क्या? क्यों? अरे घोटाला करना है भाई, इतना टेक्नोलॉजी भिड़ाना पड़ेगा, दुनिया भरी की सारी टेक्नोलॉजी भिड़ाना पड़ेगा। हमको ही ज्यादा खर्चा आएगा तो आपको सस्ता कैसे देंगे? इसलिए ये महंगा होगा। मगर आपको हम बताना चाहते हैं, कंपनी वाले ने चुनाव आयोग को कहा सस्ती दे सकते मशीन हैं। चुनाव आयोग ने पूछा कैसे? ईमानदारी वाली बना, जल्द सस्ती दे, उसमें कोई बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। ईमानदारी वाली मशीन आपको सस्ते में बना देता है। ईमान
मशीन लगाएंगे तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। तो 2014 के चुनाव में 0.33% लगाया, 99.67 नहीं लगा, नहीं है। वहां बहुत ठोस सबूत देने पड़ते हैं। अगर ठोस सबूत नहीं है तो जज फाइल वकील के मुंह पर फेंक के मारता है। तो इसलिए वही सुप्रीम कोर्ट जा सकता नहीं होता है। बाहर मत कहो, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, बाहर मत कहो। बाहर कोई जांच नहीं कर रहा है, हम जांच करेंगे। आओ। चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने लोग की काफी लगेगी तो वो ले सकते हैं। अंग्रेजी में है, पता नहीं कितने लोगों को अंग्रेजी आता होगा, थोड़ा समस्या है। ट्रांसलेशन वगैरह हिंदी का आप लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, मगर ये समस्या है। तो सुप्रीम कोर्ट वाली लोगों की अंग्रेजी, बच्चों का खेल शुद्ध हिंदी हो गया। बचुआ का खेल नहीं है, अब आपकी भाषा में हो गया ना बचुआ है? ये बचुआ का खेल नहीं है। 13 लाख ईवीएम मशीन को घोटाला पकड़ने वाली मशीन पे पटाखा निकाल कर बता देंगे कि ईवीएम मशीन में घोटाला 2004-2009। चुनाव आयोग के कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के दूसरे नंबर के नेता सुषमा स्वराज, अडवाणी जी यदि ईवीएम मशीन के घोटाले के सबूत सारे देश के लोगों को बताएंगे, देश में आग लग जाएगी, कांग्रेस के दफ्तरों में आग लग जाएगी, देश खतरे में पड़ेगा। देश को बचाना होगा। आरएसएस ने कहा बचाएंगे, देश के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस को आरएसएस के लोगों ने कहा, तो कांग्रेस ने कहा फिर क्या करना चाहिए, आपको कुछ न कुछ फायदा होना चाहिए। तो चलो ठीक है, 2014 बना हुआ नरेंद्र मोदी ईवीएम में घोटाला करके प्रधानमंत्री बना हुआ है। नरेंद्र मोदी घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री। हम ऐलानिया, दुनिया वाले कहते नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली। अखबार वालों को बोल देंगे, टीवी वालों को बोल देंगे, वामन मेश्राम की खबर मत चलाना। कोई टीवी वाला साली हमारी खबर नहीं चला रहा है, कोई अखबार वाला 2 लाइन की हमारी खबर नहीं छाप रहा है। सच बात होने के बावजूद ही आयोग का कमिश्नर किसने बनाया? तो हमने बनाया। तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? कांग्रेस की मदद की क्या जरूरत है? अरे साला हमारी को जो मन में आता कर लेते कि 2 बार घोटाला करके कांग्रेस ने सरकार बनाई, 2 बार बीजेपी की सरकार बनेगी, तो दूसरी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 2000 हो रहा था, अभिषेक था, पहले से था। क्या था? उन्होंने केस दायर किया कि 50% ईवीएम में 100% वोट है, पेपर ट्रेल का 50% मिलान करा। इसका वकील साहब इतना समझ में नहीं आता आपको। अरे 100 ज्यादा होते भाई, 50 ज्यादा नहीं होते, 100 ज्यादा होते हैं, 100 ज्यादा होते हैं। अरे फैसला है पहले से। आज सदा में 7 जज का बेंच बैठा और उसने जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया और जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की जांच करवाए, औरत को निर्दोष छोड़ दिया। अपने को जैसा फैसला चाहिए वैसा बीजेपी वाले चाहते थे। जस्टिस गोगोई ने फैसला दिया 8 अप्रैल 2019 को
50% नहीं 1% मिलान हो। नरेंद्र मोदी का बताता 2019 के चुनाव में, नरेंद्र मोदी के चुनाव में 11 लाख ने वोट दिया। कितना मशीन से निकलना चाहिए यादव जी? 11 लाख लोगों ने नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में वोट डाला। मशीन से कितना निकलना चाहिए? 11 लाख लोगों ने डाला तो 11 लाख निकलना चाहिए ना। 12,87,000 निकला। अरे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1% का फैसला दिया तो उनको समझ में आया कोई चोरी पकड़ने वाली नहीं है, तो उन्होंने लगातार ऐसा ठप्पा मारकर चुनाव जीता। तो ये नरेंद्र मोदी अभी 10 बजे बीजेपी आ गई, 12 बजे बीजेपी आ गई, 2 बजे बीजेपी आ गई, 4 बजे बीजेपी आ गई, 4 बजे नरेंद्र मोदी राहुल गांधी टीवी पर आए। मैं देख रहा था, आए और राहुल गांधी ने बयान दिया। मोदी जी ने आकर बयान दिया, राहुल गांधी ने बीजेपी जीत गई है, एक भी सीट जीते बगैर जीत गई है, बयान दिया। जब बयान दिया तो कांग्रेस के काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग करने वाले कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग सेंटर छोड़ा। हमने चुनाव आयोग कंडक्ट करवाते हैं, बाम से का भी नेशनल प्रेसिडेंट हो, इसलिए मैंने बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता काउंटिंग करते थे, उसके प्रमुख थे। मैंने पूछा टेलीफोन से, इसके लोग हाजिर नहीं थे तो आपने मिलान कैसे करवाया? तो उन्होंने कहा हमने तो होना चाहिए, ईवीएम में घोटाला होता है, रोकने के लिए कोई आंदोलन चलाएगा और आपको बताएगा कि ईवीएम में घोटाला होता है, और अगर आप नहीं मानोगे नहीं होता है, आंदोलन में साथ कैसे दो अभियान चला रहे हैं। दूसरी बात, चुनाव आयोग को लिख रहे हैं कि ईवीएम में सुधार करो। जब घोटाला करने वाली मशीन बनाई जा सकती है, ईमानदार मशीन भी बनाओ, उस तरह की मशीन बनाओ। आसाम में पता चला कि वहां पर जो 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था, उसमें इसका मतलब है कानून लागू नहीं कर पाया। हमने उस कानून को डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है। यदि नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री तो 2024 के ईवीएम फोड़ेंगे। अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना तो ईवीएम फोड़ेंगे। जो ईवीएम हमारी किस्मत फोड़ने का काम कर रहा है, अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का यानी छोटे नहीं हुए ना, बड़े हो। तो हम भी कोई चोरी नहीं कर रहे, कोई चकारी नहीं कर रहे, कोई ठगी नहीं कर रहे, संविधान को बचाने के लिए कर रहे, लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे, देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर शांतिपूर्ण बदलाव का अधिकार जो संविधान में है, अगर लोगों को छीन लिया गया तो लोग हथियारबंद आंदोलन करेंगे, देश खतरे में पड़ेगा। देश को बचाने का अभियान है। अगर देश की आजादी के लिए गांधी जी जेल में गए थे और इस वजह से महान हो गए थे, तो हम भी बड़े बड़े मुद्दे हैं लोकतंत्र को बचाने का, देश को बचाने का और संविधान को बचाने का। इसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर इसके लिए जेल में जाना पड़े, गौरव की बात, जाएंगे। हमें किसी चीज का कोई डर नहीं, जेल में जाएंगे। साथियों, पूना के पास एक नगर जिला है, वहां मैंने एक बात कही, हमारे एक कार्यकर्ता ने ईवीएम को फोड़ दिया।
मैंने उसको पूछा अकेले क्यों फोड़ा भाई, अकेले क्यों फोड़ा? 15 लाख ईवीएम को फोड़ना है, एक नहीं फोड़ना है। आने वाले लोकसभा में 15 लाख बूथ रहेंगे, 15 लाख शेड्यूल कास्ट के, 15 लाख शेड्यूल ट्राइब के, 15 लाख एमबीसी के, 15 लाख ओबीसी के, 15 लाख माइनॉरिटी के, 15 लाख महिला के, 15 लाख स्टूडेंट यूथ के, इतना सारा 15 लाख फोड़ेंगे। तूने एक क्यों तोड़ा अकेले? अकेले तोड़ने से क्या होगा? क्यों तोड़ा? नहीं, आपने कहा 2024 में तोड़ेंगे तो मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए जल्दी तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ दिया तो क्या हुआ? एफआईआर हो गया। फिर क्या हुआ? पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चला। केस चलने के बाद में क्या हुआ? कहा कि जज ने पूछा कि क्यों फोड़? वामन मेश्राम ने कहा अरे मेरा नाम क्यों किया? कहा मेरे को भी पकड़ने का आदेश देगा, मेरा नाम क्यों कहा? कि नहीं तो आपका तो आपने बताया इसलिए बोलना तो पड़ेगा, तो इसलिए आपका नाम बताया। और फिर पूछा जज ने और क्या बात है? कहा कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। ये कहां से मिली? वामन मेश्राम ने दी। कौन सी भाषा में है? अंग्रेजी में। तुमको आती है क्या? नहीं आती। पढ़ना आता है क्या? नहीं आता। फिर कैसे पता चला? वामन मेश्राम ने बोला। एक कॉपी भी उसी ने दिया। क्या है? कहा मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास नहीं। जज ने कॉपी मंगाया। जज ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है ईवीएम में घोटाला होता है। जज ने पढ़ा और उसको कहा जाओ तुम निर्दोष हो, तुम अपने घर में। एक आदमी को कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ तो छोड़ो साला कछु नहीं हुआ है। 1000, 2 लाख, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख लोग जब किसी के घर में घुसकर किसी की हत्या करते हैं तो 302 की कलम नहीं लगती है, मर्डर की कलम नहीं लगती है। एक आदमी की हत्या करता है तो 302 का कलम लगती है, मर्डर का कलम लगती है। लाख लोग किसी कर्नल गद्दाफी के घर में लाख लोग गए, उसको मार दिया। दूसरे दिन खबर आई रेवोल्यूशन हो गया, एफआईआर हो गया, नहीं आया, रेवोल्यूशन हो गया। जब 1,00,000 2 लाख लोग मारते हैं किसी को तो उसको रेवोल्यूशन माना जाता है। रेवोल्यूशन पर कोई एफआईआर नहीं होती है। इसलिए हम लोग करोड़ों की संख्या में ईवीएम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको लोगों को भी कह रहा हूं कल से तैयारी करो। 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंग करो। फॉर्म पर साइन करवाओ कि अगर आपके संवैधानिक अधिकार बचाना चाहते हो, अगर आपका वोट का अधिकार नहीं बचा तो आपके पास संविधान बचाने का कोई अधिकार नहीं बचे। आप संविधान बचा सकते हो आपके पास वोट का अधिकार रहा तो। अगर आपका वोट का अधिकार नहीं रहा आप संविधान बचाने के लायक नहीं रह सकते हो। इसलिए संविधान बचाने के लिए वोट का अधिकार बचाना होगा। और वोट का अधिकार बचाने के लिए सारे देश भर में 500 लोकसभा में हम ऐसा करेंगे। ये चुनाव आयोग को मैं लिखित देने वाला हूं। ये छुपा कर नहीं करने का, देश की रक्षा करने का मामला है, खुल्लम खुल्ला होना चाहिए। इसलिए खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं।